अगर हमारे पास कोई भी चार्ज कैपेसिटर है तो इस कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी स्टोर्ड है। कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? तो अगर कैपेसिटर की लेटेस्ट से कैपेसिटेंस सी है और कैपेसिटर पर चार्ज क्यू आया है, तो इस कैपेसिटर के पास एनर्जी भी स्टोर्ड है। कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? लास्ट टाइम में कैलकुलेट किया था, दैट वाज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है। और ये तो चार्ज के टर्म्स में, और प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज के टर्म्स में हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट बोला था कि अच्छी बात है, हर चार्ज, ये तो हमें पहले से ही पता था कि कोई भी चार्ज कैपेसिटर है तो उसके पास एनर्जी भी होती है, लेकिन अब किसी भी चार्ज कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी होती है ये भी हमें पता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट बोला था कि हमारे पास कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, ये मान लो यहाँ पर बैटरी है। ठीक है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करने के बाद इमीडिएटली ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। ठीक है। बैटरी से ऐसे चार्जेस ऐसे चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और जितना चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट होगा उतना चार्ज दूसरे प्लेट से निकलना स्टार्ट होगा, और ऐसा करके, ठीक है, धीरे धीरे ये कैपेसिटर पे चार्ज बिल्डअप होना स्टार्ट होगा और कुछ टाइम के बाद ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ठीक है। कुछ टाइम के बाद अगर इस बैटरी की वोल्टेज वी है तो इस कैपेसिटर पे चार्ज सीवी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो कैपेसिटर को चार्ज होने में कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा। अच्छी बात है, फाइनाइट टाइम लगना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि हमें आ, इस कैपेसिटर के लिए पता है कि कैपेसिटर पे बैटरी ने टोटल चार्ज सीवी ट्रांसफर किया है। तो बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई की है, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, ठीक है, वो तो चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस, और वो सीवी स्क्वायर की इक्वल आ रही है। ठीक है। लेकिन एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, ये कैलकुलेट किया हमने, और एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू हाफ सीवी स्क्वायर की इक्वल आ रही है। ठीक है। तो इससे पता चलता है कि अगर हम इस सर्किट को अपना एक आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं तो बैटरी ने जितनी भी एनर्जी सप्लाई की थी उसका सिर्फ 50% एनर्जी कैपेसिटर पर स्टोर हो रही है, और रेस्ट ऑफ द एनर्जी हम ऐसा बोलते हैं क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए कंडक्टिंग वायर्स के अक्रॉस करंट को फ्लो करना पड़ेगा, और जब भी करंट किसी वायर में आता है तो उस करंट के करस्पॉन्डिंग वायर्स में हीट जरूर जनरेट होगा। तो तो जितनी भी एनर्जी बैटरी ने सप्लाई की वो पूरी पूरी कैपेसिटर के पास जाकर के स्टोर नहीं होगी, कुछ फ्रैक्शन तो हीट के फॉर्म में कंडक्टिंग वायर्स के अलोंग डिसिपेट होना ही चाहिए था। लेकिन कैलकुलेशन से पता चलता है कि एग्जैक्टली 50% ऑफ द एनर्जी हमेशा हर बार जब भी कैपेसिटर को चार्ज करने की कोशिश करेंगे हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो। तुम सारी एनर्जी बैटरी से जितनी भी सप्लाई करो कैपेसिटर पे कभी भी नहीं, क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज लाने के लिए करंट भी फ्लो करना पड़े। अगर अगर बिना करंट के चार्जिंग पॉसिबल होती हाइपोथेटिकली, तब तो सारी एनर्जी कैपेसिटर पे आ सकती थी, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि चार्ज को बैटरी के टर्मिनल से प्लेट पर आने में फ्लो करना पड़ेगा, यानी करंट एग्जिस्ट करेगा ही, और करंट आएगा तो करंट आने की वजह से एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट भी होगी। इतना ही कल की क्लास में बताया था। ठीक है। क्वेश्चंस, कैपेसिटर के जितने भी क्वेश्चंस इससे पहले सर्किट सॉल्विंग के हमने सॉल्व किए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन्हीं सर्किट्स में साथ साथ अब तुम्हें ये भी क्वेश्चन ऐड कर दिया जाएगा
कि अच्छा बताओ ये कैपेसिटर C1 में एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, ठीक है। या इस बार बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की है, तो तुम कैलकुलेट करो कि बैटरी ने कितनी एनर्जी, बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया है। तो जो एनर्जेटिक्स के क्वेश्चन है सर्किट, वो क्वेश्चंस भी अल्टीमेटली सर्किट सॉल्विंग के ही क्वेश्चन है, क्योंकि तुम सर्किट सॉल्व करके हर हर कैपेसिटर पे चार्ज कैलकुलेट कर लोगे। तो अगर चार्ज पता है तो हर कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी स्टोर है वो भी बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तुम लोगों को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी, फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। कैपेसिटर्स को, एक मिनट, हाँ तुम्हारा जो डाउट है सुना, एक मिनट, कैलकुलेटिंग सी, हाँ ये जो कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट किया था, मैंने बोला था कि ये इनफाइनाइट प्लेट के लिए इसके अंदर फील्ड का एक्सप्रेशन हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। अगर इनफाइनाइट प्लेट नहीं है तो फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती है, लेकिन कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि अगर फाइनाइट प्लेट भी है तो इसकी वजह से जो फील्ड आती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल तो नहीं आती है, लेकिन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के आसपास आती है, ठीक है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल मान लेते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। हालांकि ट्रू सेंस में फील्ड की वैल्यू ऑब्वियसली अलग होगी, ठीक, क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट शीट के लिए रिजल्ट है। तो हम लोग फाइनाइट शीट के लिए भी यही रिजल्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यूज कर सकते हैं। अब अगर ये रिजल्ट यूज करते हैं तो इस रिजल्ट को यूज करके कैपेसिटेंस की वैल्यू आई थी कितनी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। तो तुम बोलोगे ट्रू सेंस में तो इनफाइनाइट एरिया होना चाहिए, मतलब इनफाइनाइट प्लेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब फाइनाइट के लिए भी जो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन हमने निकाला है इनफाइनाइट मान करके, फाइनाइट के लिए भी ये ऑलमोस्ट कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट इतना ही होता है, ठीक, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। इसीलिए ये वाला जो रिजल्ट है वो वैलिड है। हम मतलब विद इन द लिमिट्स ऑफ एरर हम कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस जो हमने कैलकुलेट किया वो ऑलरेडी फाइनाइट साइज के प्लेट के लिए कैलकुलेट किया है, तो फाइनाइट साइज के प्लेट में फाइनाइट चार्ज ही आएगा, ओके, ठीक है। डाउट ये था कि अगर प्लेट्स इनफाइनाइट है तो उस पर चार्ज भी इनफाइनाइट आना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ भी चार्ज डेंसिटी हो, अगर इनफाइनाइट प्लेट है तब तो उस पर टोटल चार्ज तो इन्फिनिटी होगा ना, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं और एक ही क्वेश्चन लेते हैं जिसमें जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड है, ठीक है। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड है, ठीक है। अब
हम इस कैपेसिटर को क्या करते हैं कि एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। कुछ इस तरह से। ये तो यहाँ पर एक स्विच है जो कि बैटरी को कैपेसिटर से कनेक्ट करेगा। ये है बैटरी हमारी, ठीक है। कि कैपेसिटेंस कितनी है और बैटरी बैटरी की ईएमएफ कितनी है, तो ये एक्चुअल बैटरी नहीं है, ये एक पावर सप्लाई सोर्स है एक्चुअली, लेकिन मैं बैटरी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ समझाने के लिए बस। तो इसकी जो वोल्टेज है ना वो है 120 वोल्ट की इक्वल, ठीक है, 120 वोल्ट की इक्वल। हालांकि इस इतने वोल्टेज की बैटरी लाना बहुत डिफिकल्ट काम है, उसमें बहुत सारे बैटरी छोटे छोटे सेल्स यूज करने पड़ेंगे। एनीवे, क्वेश्चन में कहा गया कि एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट है, और इसको हम एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं जिसकी कैपेसिटेंस है, लेटेस्ट इसको मैं C1 लिख दे रहा हूँ, इसकी कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन का कि when the switch is, S1 लिख देते हैं, when the switch S1 is closed, ठीक है, what is the charge Q naught on C1? Find charge Q naught on C1 after S1 is closed. सॉल्व करो। इसको साथ साथ सॉल्व करते जाओ, इसके सारे पार्ट्स को साथ साथ सॉल्व करते जाते कि चार्ज कितना आएगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम बोलेंगे चार्ज कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम है, जैसे स्विच को क्लोज करते हैं, ये स्विच में क्लोज हो गया, ठीक है, स्विच क्लोज हो गया इस तरह से, ठीक है, और जैसे ही स्विच क्लोज हुआ तो पॉजिटिव टर्मिनल से पहले प्लेट पे, नेगेटिव टर्मिनल से दूसरे प्लेट पे कुछ चार्ज आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑब्वियसली आफ्टर सम फाइनाइट टाइम कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो कैपेसिटर पे टोटल कितना चार्ज आएगा, लेट अस से क्यू नॉट चार्ज आ गया, ठीक है, तो ये क्यू नॉट चार्ज कितना आएगा, तो हम बोलेंगे कि किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज आता है वो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस टाइम्स वोल्टेज, तो कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड है और वोल्टेज वोल्टेज 120 वोल्ट है, ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है, चार्ज की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है चार्ज की वैल्यू, 960, इसको तुम कैलकुलेट करो, 960 माइक्रो कूलम की इक्वल, ठीक है। तो जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे 960 माइक्रो प्लस 960 माइक्रो कूलम पॉजिटिव प्लेट पे, माइनस 960 माइक्रो कूलम नेगेटिव प्लेट पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, he also find the energy stored in C1, also find the energy stored in C1, energy stored on C1,
इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। अरे इतना टाइम लगाओगे तो कैसे चलेगा, ये क्वेश्चंस तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमें कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो भी पता है। ठीक है, वेरी गुड। और कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो भी पता है। ठीक है, तो हम चाहे तो हाफ सी वी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, या चाहे तो, हाँ वेरी गुड, तुम लोगों का आंसर सही है। तो कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर्ड है, लेट अस कॉल इट यू, जो एनर्जी स्टोर्ड है उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो लिखेंगे हाफ सी वी स्क्वायर, और ये वैल्यू होगी हाफ, कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज है 120 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ रही है रफली 0.0576 जूल। चेक करो, सबका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, एक सेकेंड, ठीक है ले जाइए। हाँ, ये इसको छोड़ देना, ये क्लास, सॉरी ऐसे, ठीक है, बाकी आप ले जाओ। ये नेक्स्ट पार्ट है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके साथ ना एक दूसरा पार्ट भी है सर्किट का, वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है। ठीक है, और वो स्विच, इस स्विच का नाम है स्विच S2। तो ये स्विच है S2, और ये अभी ओपन है। और इस बैटरी के साथ ही, या पहले वाले कैपेसिटर के साथ ही तुम ऐसा मान सकते हो, एक और कैपेसिटर है। ठीक है, ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड। पहला जो कैपेसिटर था वो 8 माइक्रोफैराड था, और ये जो दूसरा कैपेसिटर है वो, उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है। ये 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ठीक है, तो द अदर कैपेसिटर इज ऑफ 4 माइक्रोफैराड। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो, और उसके बाद सोच समझ करके आंसर देना। कि अभी तक तो ये दूसरे कैपेसिटर से हमें अपने सर्किट में कोई मतलब नहीं, ये वाला पार्ट तो कनेक्टेड है ही नहीं। कि हमने अभी तक सिर्फ इतना किया है कि बैटरी को कैपेसिटर के अक्रॉस लगा दिया, तो बैटरी ने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी आई है, 0.576 जूल के इक्वल। ऑब्वियसली इस चार्जिंग प्रोसेस में ऑब्वियसली जो एनर्जी कैपेसिटर के पास आई है, ये एनर्जी कहाँ से आई है, बैटरी ने सप्लाई की है। लेकिन बैटरी ने जो टोटल एनर्जी सप्लाई की होगी वो इस एनर्जी का डबल होगी, क्योंकि बैटरी की कुछ एनर्जी चार्ज करते टाइम में कंडक्टिंग वायर्स के अक्रॉस हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई। हीट के फॉर्म में कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई होगी, एग्जैक्टली इतनी एनर्जी 0.0576 हीट के फॉर्म में वायर में डिसिपेट भी हुई होगी। ठीक है, और दोनों एनर्जी बैटरी की तरफ से सप्लाई की गई है। एनीवे, तो यहाँ तक तो अभी सिचुएशन सिंपल। अब इसका अगला पार्ट क्या कहा गया है, इसके अगले पार्ट में कहा गया है कि हम ऐसा करते हैं कि ये जो स्विच S1 है, अब इस स्विच S1 को ओपन कर देते हैं। S1 को ओपन कर दिया, S2 तो ओपन है ही पहले से। मैं कह रहा हूँ कि पहले बैटरी से C1 को कनेक्ट किया, अब बैटरी को हटा लिया, यही हुआ ना। बैटरी स्विच को ओपन करने का मतलब है अब बैटरी को दोबारा हम सर्किट से रिमूव कर। तो जैसे ही हम बैटरी को हटा देंगे,
तो कैपेसिटर के साथ क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज ही रहेगा, है ना। ये तुम्हारे पास कैपेसिटर था, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी की वजह से ये कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब बैटरी को तुम हटा देते हो, ठीक है, बैटरी को हटा देते हो, तो तो कैपेसिटर ऑब्वियसली चार्ज ही रहेगा, और जितनी एनर्जी कैपेसिटर के पास स्टोर थी, ये एनर्जी कैपेसिटर अपने पास स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो कैपेसिटर के पास क्यू नॉट चार्ज स्टोर्ड है। लेकिन इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम स्विच S2 को क्लोज कर देते हैं, और जैसे ही S2 को हम क्लोज करेंगे, तुम लोग बताओ, जैसे ही हम S2 को क्लोज करेंगे उसके बाद क्या होगा। S2 को क्लोज करने के बाद तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम अभी तक यूजुअली बैटरी यूज करते थे। बैटरी जितनी भी कैपेसिटी है कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर देती थी। यहाँ भी तो बैटरी नहीं कनेक्ट करें, लेकिन एक एक पहला पहला जो कैपेसिटर है वो चार्ज है, फुल्ली चार्ज है, और दूसरा वाला कैपेसिटर अनचार्ज है, और हम अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होना चाहिए, जैसे ही हम स्विच S2 को क्लोज करेंगे, S2 को क्लोज करने के बाद क्या होगा पता है। मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूँ, ये बैटरी वाला ब्रांच, ये वाला स्विच S1 स्विच हमने ओपन कर दिया है, तो ये वाला जो ब्रांच है ना, बैटरी वाली जो ब्रांच है वो तो डिस्कनेक्टेड हो गई, तो वो इसको तो मैं हटा देता हूँ ताकि ये थोड़ा फिगर तुम्हें क्लियर है। जैसे ही हम S2 को क्लोज करते हैं, कैपेसिटर C1 और कैपेसिटर C2 दोनों पैरेलल में आ जाते हैं, और पैरेलल में आने का मतलब क्या है पता है। पैरेलल में आने का मतलब क्या होता है, अगर कोई दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो इसका मतलब क्या होता है, या दो कैपेसिटर पैरेलल में है तो उसका मतलब क्या होता है। अरे ये कंडक्टिंग वायर है ना, कंडक्टिंग वायर होने का मतलब है कि जो भी ऊपर वाले कैपेसिटर C1 के ऊपर वाली प्लेट का पोटेंशियल होगा। अरे ये तुमने कहाँ से सीखा है। मैं जब भी कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे, तो पैरेलल में होने का मतलब पहले कैपेसिटर का एक प्लेट दूसरे कैपेसिटर का एक प्लेट सेम पोटेंशियल पर है, पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट ये भी सेम पोटेंशियल पर है। तो पैरेलल में होने का मतलब होता है कि कैपेसिटर्स का पोटेंशियल सेम हो गया है, ठीक, इन दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम हो गया है, ठीक है। जैसे ही हम दूसरे कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, तो दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस और पहले कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने के बाद इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में आ रहे हैं। और सेम पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो चार्ज के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होता है। तो पहला वाला जो कैपेसिटर है उस पे तो अभी क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है, और इस क्यू नॉट के अकॉर्डिंग पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस 120 वोल्ट है इनिशियली, ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और दूसरे वाले कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो दूसरे वाले कैपेसिटर पे वोल्टेज भी नहीं है, तो स्टार्टिंग में तो दोनों का अलग अलग वोल्टेज है। ऑब्वियसली पहले के पास ज्यादा चार्ज है, ज्यादा पोटेंशियल है, दूसरे के पास कोई चार्ज नहीं है, तो जीरो पोटेंशियल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ना, तो पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से दोनों पे सेम पोटेंशियल अपीयर होना पड़ेगा, और सेम पोटेंशियल अपीयर होने का मतलब है, सेम पोटेंशियल अपीयर होने का मतलब क्या है, कैपेसिटर पे पोटेंशियल का मतलब चार्ज। तो पहले वाले पे ज्यादा चार्ज है, ज्यादा पोटेंशियल है, दूसरे वाले पे कम चार्ज है, कम पोटेंशियल है। तो जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे, कैपेसिटर C1 से कुछ चार्ज निकल करके इस तरह से, ठीक, कुछ चार्ज निकल करके इस स्विच से C2 पर डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है। इधर से भी चार्ज ऐसे निकलेगा,
ठीक है, तो कैपेसिटर C2 स्लोली चार्ज होना स्टार्ट हुआ, कैपेसिटर C2 पे चार्ज बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। ठीक है, धीरे 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 C1 का चार्ज डिक्रीज करेगा, C2 का चार्ज इंक्रीज करेगा। ठीक है, C1 का चार्ज डिक्रीज करने का मतलब C1 का पोटेंशियल थोड़ा डिक्रीज करेगा और C2 का पोटेंशियल थोड़ा इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूँ अक्रॉस द प्लेट्स। ठीक है, तो कुछ देर के बाद ऐसा टाइम आएगा कि कैपेसिटर C2 पे चार्ज बढ़ते बढ़ते कैपेसिटर C2 के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है जितना कि C1 के अक्रॉस है। ठीक है, पहले पहले तो ये 120 है और ये 0 है। मैं कह रहा हूँ कि 120 थोड़ा डिक्रीज हो रहा होगा और ये 0 इंक्रीज हो रहा होगा, तो इसके बीच में कहीं पर एग्जैक्टली वो पोटेंशियल कितना होगा हमें पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चार्ज C1 से चार्ज निकल करके C2 पर डिपॉजिट होता जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, ये पोटेंशियल 110 होगा, ये 10 होगा, ये मान लो या 5 होगा, ये मान लो 100 होगा, तो ये 10 होगा। तो इस तरह से एक टाइम आएगा जब दोनों का पोटेंशियल, मान लो पोटेंशियल 80 वोल्ट है, दोनों का पोटेंशियल 80 वोल्ट हो गया। अब जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, अब कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, चार्ज ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा। चार्ज ट्रांसफर हो ही इसलिए रहा है ताकि दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ना, दोनों प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल अलग अलग नहीं हो सकता, तो पोटेंशियल सेम रखने के लिए चार्ज भी आना पड़ेगा। तो कुछ देर के बाद कैपेसिटर C2 पे इतना चार्ज आ जाएगा जिसकी वजह से कैपेसिटर C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया है, अगले अगले पार्ट में पूछा गया है। एक सेकेंड उबैर, अगले पार्ट में पूछा गया है कि कैपेसिटर C2 इज इनिशियली अनचार्ज इफ वी क्लोज द स्विच S2 आफ्टर after charge no longer flows, what is the potential difference across each capacitor and what is the charge on each capacitor? मतलब फाइनली जब चार्ज ट्रांसफर कुछ देर के बाद रुक जाएगा और दोनों पे कुछ ना कुछ, अब ये Q नॉट नहीं रहेगा, इस पे कुछ चार्ज कम हो गया यहाँ से, इसको मैं दिखा भी देता हूँ, इस पे चार्ज कुछ कम हो गया होगा और इस पे चार्ज कुछ इंक्रीज हो गया है, सॉरी C2 पे चार्ज कुछ इंक्रीज हो गया है। ठीक है, C2 पे चार्ज कुछ इंक्रीज हो गया है। तो स्टार्टिंग में तो टोटल चार्ज C1 पे Q नॉट था। ठीक है, तो इससे चार्ज निकल करके, इसको मैं थोड़ा बड़े फिगर में ड्रॉ करता हूँ क्योंकि इससे तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये मेरा ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है। ठीक है, ये हमने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। स्टार्टिंग पे हमारे पहले कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, Q नॉट चार्ज है सिंबल के टर्म्स में, और दूसरे पे कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकल करके C1 की पॉजिटिव प्लेट से चार्ज निकल करके C2 पे जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे इस प्लेट पे चार्ज बढ़ेगा और इस पे कम होगा। ठीक है, ऑब्वियसली जितना चार्ज Q नॉट से निकलेगा उतना ही चार्ज C2 पर पहुंचेगा। मान लो C2 के ऊपर स्मॉल q चार्ज आया। ठीक है, तो C1 के प्लेट पे कितना चार्ज बचेगा, पहले Q नॉट था तो Q नॉट माइनस Q चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो आइसोलेटेड है, और जितना भी चार्ज, ठीक है, C2 के पॉजिटिव प्लेट पर आएगा, ठीक है, उतना ही चार्ज नेगेटिव प्लेट से निकलेगा। तो नेगेटिव प्लेट पे सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस Q नॉट। ठीक है, तो कुछ देर के बाद दोनों कैपेसिटर पे चार्जेस कुछ इस तरह से आ जाएंगे। टोटल चार्ज चेंज नहीं हो सकता है। पहले हमारे
C1 पे 960 माइक्रोकूलम था, दोनों कैपेसिटर C1 C2 में मिला करके तो हमेशा ही 960 कूलम चार्ज रहेगा, ठीक है। 960 में से कुछ चार्ज निकल के C2 पे चला गया होगा और बाकी चार्ज C1 पे बचा हुआ होगा। अब बहुत लोग तुम में से ये कह रहे हैं कि अगर 960 है तो इसका आधा चार्ज इधर चला गया होगा और बाकी चार्ज, आधा चार्ज क्यों? कंडीशन ये नहीं है कि दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम हो, कंडीशन ये है कि दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम हो, और पोटेंशियल का मतलब चार्ज नहीं होता है। तो पोटेंशियल सेम होने की कंडीशन हम लगाएंगे। हम लेट अस अज्यूम दैट small q charge has been transferred on the capacitor C2। तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी होगी? हम बोलेंगे स्मॉल q की वैल्यू उतनी होगी जिसकी वजह से दोनों कैपेसिटर पे पोटेंशियल सेम हो गया है। तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पहले वाले के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे? Q0 माइनस Q अपॉन C1, ये लिखेंगे ना। और दूसरे के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी लिखेंगे? स्मॉल q अपॉन C2। या इस तरह से सोच सकते हो कि इन पे जो चार्ज का जो रेशियो आएगा ना फाइनली, उनके कैपेसिटेंस के रेशियो में आना चाहिए। ये रेशियो वाली बात को चलो अगर तुम लोग को प्रॉब्लम है तो उसको अभी थोड़ी देर के इग्नोर करो। मैं कह रहा हूँ दोनों की कैपेसिटेंस हमें पता है ना, तो कैपेसिटेंस को यूज करके हमें क्यू नॉट भी पहले से पता है, कैपेसिटेंस भी पता है, तो हम स्मॉल क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताओगे? स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? ओके नहीं, देखो ये 8 माइक्रोफैराड है और ये 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। C1 पे चार्ज निकाला है तुमने सुना, ये C2 पे, इसको हम लिखेंगे इक्वल्स क्यू नॉट को, तो मैं ऐसे क्यू नॉट ही अभी रहने देता हूँ, क्यू नॉट के टर्म्स में निकालते हैं, माइनस स्मॉल क्यू अपॉन C1 की वैल्यू 8 माइक्रोफैराड है। हाँ वेरी गुड, माइनस 8 माइक्रोफैराड और दूसरे कैपेसिटर पे 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये इधर 2 जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको जैसे इस कैलकुलेशन को तुम परफॉर्म करोगे, यू गेट 2 टाइम्स Q2, तो ये उधर 3 हो जाएगा और स्मॉल q की वैल्यू आएगी Q नॉट अपॉन 3 के इक्वल। तो स्मॉल q की वैल्यू हमें पता है, सॉरी Q नॉट की वैल्यू हमें पता है, तो स्मॉल q की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ये 960 अपॉन 3 होगी, जिसका मतलब है 320 माइक्रोकूलम। 320 माइक्रोकूलम का मतलब है कि C2 पे 320 माइक्रोकूलम है, तो 960 में से 320 हटाओगे तो ये 640 माइक्रोकूलम C1 पे आएगा। दोनों पे कितना कितना चार्ज आएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें कि कैपेसिटर्स को हमने अनचार्ज कैपेसिटर को हमने दूसरे कैपेसिटर के साथ, दूसरे चार्ज कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है, चार्जेस फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों कैपेसिटर पे, क्योंकि चार्जेस दोनों कैपेसिटर पे फिर से इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे कि दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, ठीक है। तो तुम्हें हर बार यही करना है कि दोनों पे चार्जेस अज्यूम कर लेने हैं और उन चार्जेस की वजह से उन चार्जेस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वेट करोगे तुम्हें दोनों पे चार्ज की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो अभी चार्ज की वैल्यू है माइनस क्यू और इस पे क्यू और इधर माइनस क्यू, फिर माइनस ऑफ क्यू नॉट माइनस स्मॉल क्यू, ठीक है। तो हम कंडीशन लिखेंगे कि कैपेसिटर C2 पे उतना ही चार्ज आएगा जिसकी वजह से दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए। तो कंडीशन जैसे ही हम अप्लाई करेंगे अपॉन C1
इक्वल्स स्मॉल क्यू अपॉन C2, और इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तुम्हें स्मॉल क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी, ये क्यू नॉट अपॉन 3 के इक्वल है, और ये वैल्यू आ रही है 320 माइक्रोकूलम। स्मॉल क्यू की वैल्यू पता चल गई, तो दोनों कैपेसिटर्स पे S2 को क्लोज करने के बाद कितने कितने चार्जेस आएंगे पता चल गया। अब दोनों पे चार्ज पता है, तो अब दोनों का पोटेंशियल कितना कितना हुआ होगा, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल, अब फाइनल पोटेंशियल कितना होगा तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज पता है तो किसी भी एक कैपेसिटर के अक्रॉस Q/C से तुम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। तो V की वैल्यू जब तुम यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो V की वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताओ। V की वैल्यू कितनी आ रही है, चेक करो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, चार्ज कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन कुछ इसी तरह का, इनफैक्ट बिल्कुल वैसा ही, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है ना एक तरह से, यहाँ पे चार्ज फ्लो तो नहीं कर रहे, वैसे सर्किट सॉल्विंग है तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले रेजिस्टर सर्किट की तरह सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जो प्योर कैपेसिटर सर्किट्स है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे सारे फाइनल फाइनल चार्जिंग के बाद कैपेसिटर सर्किट में चार्जेस रेस्ट में है। ठीक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉब्लम वैसे ही है जैसे तुम्हें पहले एक बार ये क्वेश्चन नहीं कराया था, एक हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर क्या है, ये कैपेसिटर है, एक दूसरा स्फीयर है, एक पे हमने चार्ज कर दिया कुछ, ठीक है, और दूसरा डिस्चार्ज है, इन दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं। मैं तुम्हें वहां पे बताया था कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने का मतलब हो गया कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि चार्ज अपने आप को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट कर, इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। पहले पे चार्ज है तो पोटेंशियल है कुछ, ठीक है, दूसरे पे कोई चार्ज नहीं है तो इसमें जीरो पोटेंशियल है। पहले से चार्ज निकल के इसका पोटेंशियल कुछ कम होगा, उसका बढ़ेगा, और फिर फाइनली दोनों पे चार्जेस ऐसे आएंगे कि दोनों का पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो जाए। तो अब इसी प्रॉब्लम को ना कैपेसिटर की तरह भी देख सकते हैं कि जो पहला स्फीयर वो और कुछ नहीं है, वो एक स्फेरिकल कैपेसिटर है अर्थ के साथ। दूसरा वाला स्फीयर और कुछ नहीं है, वो एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। दोनों को तुमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया क्योंकि अर्थ है तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, और उनका जो दूसरा प्लेट है उनको भी तुमने वायर से कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो चार्जेस इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, अच्छा तुम लोगों को लग रहा होगा कि अरे वहां पे तो, यहाँ पे जो हम पोटेंशियल लिखते थे किस, मतलब कि इस क्वेश्चन में कहाँ है, इस क्वेश्चन में जो हम पोटेंशियल लिख रहे हैं किसी भी कैपेसिटर के पास वो Q/C लिख रहे हैं, और यहाँ पे हमें पोटेंशियल याद था, पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, स्फीयर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू बताओ, Q/R। ठीक है, तो तुम्हें मैं याद दिलाऊंगा Q/4πε0R, और ये और कुछ नहीं है, उस पे स्फीयर की, सिंगल स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें भी वो क्वेश्चन लास्ट वाला पूछा था, अब इस क्वेश्चन का एक और लास्ट पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तुम लोग इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, कितना टाइम लगना चाहिए? मैं इसी क्वेश्चन को ना बिल्कुल फ्लैशबैक में तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ, और तुम बताना कि कितना टाइम। ये पहले इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, ये कैपेसिटेंस है C1 इक्वल्स 8 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं 120 वोल्ट की। ठीक है, तो दोनों पे चार्ज आ जाएगा CV के इक्वल, प्लस माइनस CV। पोटेंशियल पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो दोनों पे चार्ज आ गया। ये मान लो ये चार्ज प्लस Q0 हो गया, माइनस Q0 हो गया। अब इस बैटरी को हम हटा देते हैं, और जो ये चार्ज कैपेसिटर है ना उसको
एक और दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस, दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस, जिसकी कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड है, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा बोलते हैं इससे चार्ज निकल करके दूसरे वाले कैपेसिटर पे जाएगा, तब तक जाएगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो किसी भी कैपेसिटर की पोटेंशियल हम लिखते कैसे हैं? कैपेसिटर्स की जो पोटेंशियल होती है, कैपेसिटर के पास जो पोटेंशियल होता है वो Q/C के इक्वल होता है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस का रेशियो है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर तुमने कैपेसिटर्स को, अब ये वाली जो लाइन है इसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें अ, अगर तुम्हें दो कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को सेम करना है, ठीक है, तुम चाहते हो कि दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, ठीक है, मतलब कि Q/C की वैल्यू सेम हो जाए, तो चार्ज जिस फैक्टर से बढ़ाओगे तुम कैपेसिटर पे, उतने ही फैक्टर से कैपेसिटेंस भी बढ़ना चाहिए। मतलब अगर चार्ज को डबल करोगे तो कैपेसिटेंस को भी डबल करना पड़ेगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस के अक्रॉस सेम रहेगा। ठीक है, जिस फैक्टर से कैपेसिटेंस बढ़ेगा उसी फैक्टर से उस कैपेसिटर पे चार्ज भी हमें रखना पड़ेगा, तभी इनका रेशियो सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो अब तुम इन दोनों कैपेसिटर्स को देखो, इन दोनों कैपेसिटर्स में कैपेसिटेंस का जो रेशियो है ना वो 8:4 है, यानी 2:1 है। ठीक, कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है, कैपेसिटेंस का रेशियो 2:1 है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस होता है। तो इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो चार्ज का रेशियो है ना वो भी 2:1 होना चाहिए। चार्ज का रेशियो भी 2:1 होगा, तभी दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो अब तुम्हें टोटल चार्ज पता है कि Q0 है, ठीक है, क्योंकि Q0 ही तो, सिस्टम तो आइसोलेटेड है, बाहर से कोई चार्ज आएगा नहीं, टोटल चार्ज Q0 है कैपेसिटर्स की प्लेट्स पे। तो इस Q0 को तुम्हें दोनों कैपेसिटर पे 2:1 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो तुम डायरेक्टली बोल सकते थे ऊपर वाले, फाइनली दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद चार्जेस, चार्ज Q0 2:1 में डिवाइड होगा, तो ऊपर वाले कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज होगा 2/3 टाइम्स Q0 और 1/3 टाइम्स Q0। ये फाइनल चार्ज होगा, तुम डायरेक्टली बता सकते थे, डायरेक्टली रेशियो देख करके, कि कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। तुम बोलोगे इन पे जो फाइनल चार्ज होगा ना, अगर पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर्स का सेम रखना है तो चार्जेस का रेशियो 2:1 ही होना चाहिए, और 2:1 में अगर चार्ज को डिवाइड करते तो ऊपर वाले पे 2Q0/3 और C2 के अक्रॉस Q0/3 चार्ज आएगा। ठीक, Q0 पता है तो दोनों पे चार्ज भी पता है, डायरेक्टली बता सकते थे, वो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद बोला गया कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बताएंगे? तो एक तरीका है, चार्ज पता चल गया तो चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, लेकिन मैं कह रहा हूं उसके लिए भी तुम डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस बिना कैलकुलेशन के ऐसे रेशियो देख करके बता सकते थे। सिर्फ कैपेसिटर C1 की बात करते हैं। स्टार्टिंग में कैपेसिटर C1 के अक्रॉस Q0 चार्ज है, ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में कैपेसिटर C1 के अक्रॉस ज्यादा चार्ज है, Q0 चार्ज है, ठीक है, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस Q0 के करिस्पॉन्डिंग कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें पता है, 120 वोल्ट है, क्योंकि 120 वोल्ट की बैटरी लगा करके ही Q0 चार्ज आया था। तो अगर Q0 चार्ज है इसका मतलब है कैपेसिटर के अक्रॉस 120 वोल्ट है। ठीक है, ये क्लियर है? अब तुम देख सकते हो कि दूसरे कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद हमारे कैपेसिटर पे जो चार्ज है ना वो इनिशियल चार्ज का 2/3 हो गया है। हमारे कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो इनिशियल चार्ज का 2/3 हो गया है, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैपेसिटेंस तो फिक्स रहेगी, तो चार्ज जिस फैक्टर से चेंज होगा उसी फैक्टर से पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो चार्ज को तुमने 2/3 कर दिया है तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जो वोल्टेज भी है ना 120 का 2/3, हमारे पहले कैपेसिटर पे जो वोल्टेज है वो 80 के इक्वल हो गया होगा।
डायरेक्टली तुम बता सकते थे कि पहले C1 के अक्रॉस फाइनल वोल्टेज 80 है और यही दूसरे के अक्रॉस भी पैरेलल में होने की वजह से होगी। ठीक है, ठीक है, तो 3 पार्ट तो कवर हो गया, लेकिन इसका सबसे लास्ट और फाइनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इन सबको मैं हटा दूं क्या, ये सारे पार्ट्स बनी थी फिगर जो है ना थोड़ा सा अनक्लियर। अभी का जो स्टेटस है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, फिगर यही वाला यूज करना चाहता हूँ, इसलिए ये कैलकुलेशन सब हटा देता हूँ। हाँ, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि C2 को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद क्वेश्चन में कहा गया है इन पे कितना कितना चार्ज आ गया वो हमें पता है। पहले वाले पे चार्ज आ गया है 2Q0/3 माइनस 2Q0/3 और इस पे प्लस Q0/3 माइनस Q0/3। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है फाइनल पार्ट में कहा गया है कि व्हाट इज द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मुझे एक चीज बताओ कि स्टार्टिंग में हमारे सिस्टम में मान लो बैटरी को हटा दिया, ठीक है, बैटरी को हटाने के बाद की बात चल रही है, ठीक है, बैटरी को हटाने के बाद की बात चल रही है कि अभी हमने लेटेस्ट से इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया नहीं, ये स्विच ओपन है, ये इनिशियल स्टेट हो गई हमारे सिस्टम की, ठीक है, और इनिशियल स्टेट में C1 चार्ज है, फुल्ली चार्ज है, ठीक है, इस पे चार्ज है Q0 और दूसरा वाला जो कैपेसिटर है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज है, ठीक, अनचार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, इस पे प्लस Q0 माइनस Q0, ठीक, इस स्विच को हम क्लोज करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में कितनी टोटल एनर्जी, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, स्टार्टिंग में टोटल एनर्जी है 0.0576 जूल के इक्वल। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द फाइनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो पहले तो मेरा क्वेश्चन यही है कि तुम गेस करके बताओ कि सिस्टम की जो फाइनल एनर्जी होगी वो इनिशियल के इक्वल होगी या कम होगी। ज्यादा तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंट है नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम है। सिस्टम की फाइनल एनर्जी पहले से ज्यादा होनी चाहिए, सॉरी पहले से कम होनी चाहिए या पहले के इक्वल होनी चाहिए। ऑब्वियसली कम होनी चाहिए ना, ये तुम कॉमन सेंस से गेस करके कह सकते हो कि फाइनल एनर्जी कम ही होगी। क्यों? क्योंकि क्योंकि पहला कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, दूसरा अनचार्ज था, तो चार्ज दोनों पे पोटेंशियल सेम होने के लिए पहले वाले कैपेसिटर से चार्ज को ट्रैवल करके दूसरे वाले कैपेसिटर पे डिपॉजिट होना पड़ेगा, यानी चार्ज को फ्लो करना पड़ेगा कंडक्टिंग वायर्स में। ये कंडक्टिंग वायर्स में करंट होगा और जैसे ही करंट होगा तो I²R हीट लॉस भी होगा। तो हीट लॉस की वजह से जो फाइनल एनर्जी सिस्टम की होगी वो ऑब्वियसली इनिशियल से कम ही होनी चाहिए। तो हम लोग चलो इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि क्या फाइनल एनर्जी वाकई में हमारे सिस्टम की इनिशियल से कम है। तो कैलकुलेट करते हैं, C1 के अक्रॉस टोटल एनर्जी निकालो, C2 के अक्रॉस टोटल एनर्जी निकालो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी है। इसको जरा कैलकुलेट करके बताओ जल्दी थोड़ा। किसी भी एक्सप्रेशन से मैं एक काम करता हूँ ना, हाफ CV² यूज करता हूँ, क्योंकि वोल्टेज दोनों के अक्रॉस हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो बता, क्योंकि चार्ज सब में दोनों में अलग, दोनों में चार्ज अलग है, कैपेसिटेंस अलग है, तो चार्ज वाला Q²/2C वाला फॉर्मूला नहीं यूज करता हूँ, मैं हाफ CV² यूज कर रहा हूँ। हाफ
C1 V डैश स्क्वायर, V स्टार्टिंग में 120 है, V डैश अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है सुहाना तुम्हारा, हाफ C2 V डैश स्क्वायर, जहाँ पे V डैश जो है वो 80 है, ठीक है रूबा तुम्हारा आंसर भी सही है, हाफ C1 प्लस C2 V डैश स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, सारी वैल्यूज तुम्हें पता है, C1 C2 की वैल्यू 8 और 4 माइक्रोफैराड है, V डैश की वैल्यू 80 है, तो फाइनल एनर्जी की वैल्यू आ रही है 0 पॉइंट, थोड़ा बताओ कितनी आ रही है, 0.03 कितनी 7 यानी 84, ठीक है 0.384 जूल। और तुम देख सकते हो पहले के कंपेयर, पहले एनर्जी थी 0.0576 और अब 0.08384, तो अभी की जो एनर्जी है वो पहले से सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गई। और यही चीज बिल्कुल यही कंक्लूजन हम इस एग्जाम्पल में भी कह रहे थे कि इनमें चार्ज कुछ भी है या एक पे कोई चार्ज नहीं है दूसरे पे चार्ज है, जैसे ही कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे दोनों पे चार्जेस जो है ना इनकी रेडियाई के रेशियो में आ जाएंगे। पोटेंशियल सेम होने के लिए तुम्हें बताया कि Q1 R1 इक्वल्स की Q2 R2, तो जो चार्जेस का रेशियो है वो इनके रेडियाई के रेशियो में आ जाएगा, ठीक है। चार्जेस फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट होने के लिए केबल के अक्रॉस फ्लो करना पड़ेगा। तो सिस्टम में पहले जितनी टोटल एनर्जी थी, एनर्जी तो थी, चार्जेस फाइनाइट सेपरेशन पर है तो उनके पास एनर्जी है, जो पहले जो एनर्जी थी उसके कंपैरिजन में बाद में एनर्जी डिक्रीज ही हुई होगी, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके अपना सिस्टम अज्यूम करते हैं तो, क्योंकि चार्जेस को फ्लो करने में कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस I2R लॉसेस हुए ही होंगे, ठीक है। तो फाइनल एनर्जी ऐसा नहीं है सेम होगी, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, हम सोचते हैं कि यहाँ पे तो ये पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है, पहले जितनी एनर्जी थी अब ये एनर्जी अंदर मतलब सिस्टम से बाहर थोड़ी गई है उतनी, ऐसा नहीं है, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई है करंट की वजह से, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि, ठीक है, अभी की क्लास का सबसे मेन पॉइंट हमें डिस्कस करना था, ये कहलाता है ट्रांजिएंट रिस्पांस, ठीक है। हमारे पास एक सबसे पहले रेजिस्टर है, ये मैं चाहता हूं कि जो भी कंक्लूजन्स हम अभी ड्रॉ करने वाले हैं वो सारे कंक्लूजन्स तुम बिल्कुल कॉमन सेंस से इवॉल्व करो। मैं चाहता हूं कि ये आइडियाज तुम्हारे दिमाग में सर्किट से रिलेटेड नेचुरली इवॉल्व कर, ऐसा नहीं हो कि मैं तुम्हें बस मतलब फीड करता जा रहा हूँ कि ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, इसके साथ ऐसा होता है, रेजिस्टर के साथ ऐसा होता है, तुमने रट लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम सर्किट में जैसा भी बिहेवियर कैपेसिटर का है उसको तुम फील करो कि एक्चुअली सर्किट में कनेक्ट करने के बाद कैपेसिटर्स का बिहेवियर या बाकी एलिमेंट्स का बिहेवियर वैसा होना ही चाहिए जैसा कि एक्चुअली हो रहा है, नेचुरली तुम्हारे दिमाग में इन एलिमेंट्स से रिलेटेड आइडियाज अराइज हो, तभी ये पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा और पढ़ने का मेरी नजर में फायदा है। ठीक है, अब ये ट्रांजिएंट रिस्पांस क्या होता है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल भी थोड़ा बहुत मैंने हालांकि इसकी स्टार्टिंग कर दी थी, हिंट दे दिया था कि सर्किट सॉल्विंग जो हम इससे पहले कर रहे थे वो बहुत ही डायरेक्ट और इतना सिंपल नहीं है, खासकर कैपेसिटर सर्किट में, इंडक्टर सर्किट में, क्योंकि जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं, ठीक है,
जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो इमीडिएटली क्लोज करने के बाद कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो, कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। उसी तरह इमीडिएटली स्विच को क्लोज करने के बाद ये जो इंडक्टर है उसमें फुल करंट नहीं आता है, कुछ टाइम लगता है, धीरे धीरे करंट आता है। जैसे कैपेसिटर पे चार्ज धीरे धीरे ग्रो होता है, वैसे ही इंडक्टर में करंट धीरे धीरे ग्रो होता है। और इसके बाद ऐसा क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा भी नहीं सोचना, ये सब आगे का डिटेल डिस्कशन है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम तीनों सर्किट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सोच लेते हैं। सबसे पहले तो बताओ रेजिस्टर सर्किट के बारे में। ठीक है, मान लो बिल्कुल एट t इक्वल्स 0 हम स्विच को क्लोज करते हैं, कि सिर्फ रेजिस्टर सर्किट की बात कर रहा हूं। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि ये बताओ, तुम्हें सिर्फ कॉमन सेंस से गेस करके बताना है, ये बताओ कि टाइम के साथ इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट का ग्राफ कैसा होगा जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या होगा, करंट की वैल्यू कैसे सेट होगी। मान लो वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस R है, तो जैसे स्विच क्लोज करते हैं तो रेजिस्टर के पास करंट फ्लो करेगा, V अपॉन R के इक्वल फ्लो करेगा। मेरा क्वेश्चन है कि टाइम के साथ इस करंट की वैल्यू कैसे वैरी करेगी। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि रेजिस्टर सर्किट है और इमीडिएटली जैसे हमने इस स्विच को क्लोज कर दिया, बिल्कुल उसी इंस्टेंट में इस कंप्लीट रेजिस्टर सर्किट के अक्रॉस एक एक करंट सेटअप हो जाए। कितना करंट होगा, V बाई आर की, और वो करंट कंटिन्यूअसली रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करता ही रहेगा जब तक कि बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो रेजिस्टर सर्किट के अक्रॉस स्टोरी बिल्कुल सिंपल है। जैसे तुमने स्विच क्लोज किया, बिल्कुल कांस्टेंट करंट V बाई आर की इक्वल फ्लो करेगा। अभी मैं वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी बस शेप, ग्राफ का शेप कैसा है वो बस मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि रेजिस्टर सर्किट के लिए बिल्कुल कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। हाँ, ऑब्वियसली हीट होता जाएगा, लेकिन मैं तो करंट की वैल्यू पूछ रहा हूँ ना, और हम इमेजिन कर रहे हैं कि हीट होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि अब तुम बोलोगे हीट हो गया, रेजिस्टेंस चेंज हो गई, तो फिर करंट की वैल्यू चेंज करनी चाहिए। ठीक है, और हीट होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, बताओ। अगर अगर हीट होगी होगा रेजिस्टर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, हाँ बढ़ेगी। तो अगर बढ़ेगी तो करंट क्या होगा, क्योंकि करंट की वैल्यू होती है V अपॉन आर, तो करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो धीरे धीरे कम करंट फ्लो करना। तुम बोले ग्राफ ऐसा होना चाहिए, स्टार्टिंग में V बाई आर होगा, लेकिन ग्राफ ऐसे डिक्रीज करना चाहिए। हाँ, एक्चुअली थोड़ा डिक्रीज करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब होता है तो फिर रेजिस्टेंस थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करती है। तो हम टेम्परेचर के इफेक्ट को अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, या फिर हम बहुत ही कम टाइम के लिए, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं देख रहे, बहुत कम 2-4 मिनट के लिए बस देख रहे हैं, या 10 से 15 सेकंड के लिए। 10-15 सेकंड तो बहुत शॉर्ट हो गया, 1-2 मिनट के लिए देख रहे हैं, तो उसमें जो करंट है ना ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कैपेसिटर पे आते हैं। तो कैपेसिटर में हमें चार्ज देखना है कैपेसिटर के पास। तो मेरा क्वेश्चन है, चार्ज टाइम वर्सेस चार्ज का ग्राफ कैसा रहेगा, ये इंटरेस्टिंग है। थोड़ा गेस करो, कॉमन सेंस लगाओ, क्या कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो कुछ ऐसा होगा, जैसे हमने स्विच क्लोज किया इमीडिएटली इस पे क्यू नॉट चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू सीवी के इक्वल होगी। ठीक है, लेकिन अभी हम उसमें इंटरेस्टिंग, तो चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए। अच्छा, एग्जैक्टली टी इक्वल 0 पर बताओ चार्ज कितना होगा। बिल्कुल स्टार्टिंग में कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, स्टार्टिंग में तो 0 ही है ना, स्टार्टिंग में तो 0 है। जैसे जैसे टाइम पास होता है कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ता जाता है। ठीक है, और बहुत देर के बाद
कुछ देर के बाद हमें पता है कि वो एक टाइम आएगा जब बैटरी की वजह से ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। जब कैपेसिटर पे फुल चार्ज आ गया है, उसके बाद हमें पता है कि चार्ज कैपेसिटर के पास चार्ज चेंज नहीं करेगा। तो फाइनली तो कैपेसिटर चार्ज कांस्टेंट होना है, लेकिन लेकिन इमीडिएटली चार्ज ये मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं जाएगा। स्टार्टिंग में चार्ज 0 है, ठीक है, बाद में ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा है। तो तुम थोड़ा गेस कर सकते हो कि धीरे-धीरे चार्ज कुछ बढ़ेगा और फिर फाइनली चार्ज ऐसा कांस्टेंट हो जाएगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वो कुछ यूं होना चाहिए था। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये गेस करना इतना डिफिकल्ट था क्या? ठीक है, अगर इतना डिफिकल्ट नहीं था, अच्छा मान लो ये वाला वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ये चार्ज मैक्सिमम, मतलब ये पॉइंट है जहाँ पर कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू CV के इक्वल हो गई है। ठीक है, चार्ज की वैल्यूज हर जगह लिखनी हो तो ये चार्ज की वैल्यू यहाँ पर होगी CV के इक्वल, और यहाँ पे V/R के इक्वल करंट की वैल्यू होगी। एनीवे, कैपेसिटर सर्किट पर फोकस करो। मैंने चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दिया है और होपफुली तुम लोग समझ पा रहे होगे कि टाइम के साथ चार्ज का जो वेरिएशन है वो वो बिल्कुल ठीक है, रीजनेबल है। स्विच को क्लोज करते हैं। कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होता है। चार्ज होना स्टार्ट होता है, साथ साथ बैटरी से कैपेसिटर की तरफ सर्किट में करंट भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि सर्किट में जो करंट है उसके बारे में बताओ, करंट करंट टाइम के साथ कैपेसिटर सर्किट में कैसे वैरी करेगी? गेस करो, सोचो। जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं, इमीडिएटली क्लोज करने के बाद क्या होगा? अच्छा चलो चलो, फाइनली बता दो मुझे, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, तब तो पता ही है ना कि अब सर्किट में कोई करंट नहीं पास करेगा। सर्किट में कोई करंट, तो फाइनली तो करंट को 0 ही होना है, कि ये तो सबको पता है। कि ये तो अगर नहीं पता है तो फिर इसको पिटाई लगनी चाहिए। फाइनली तो करंट, तो जैसे स्टेडी सॉरी जैसे कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो उस मोमेंट पे करंट 0 हो गया। ठीक, उसके बाद कोई, इससे पहले पहले तक कुछ ना कुछ करंट होगा। अब वो करंट कैसे वैरी कर रहा होगा वो थोड़ा गेस कर सकते हो? ऑब्वियसली डिक्रीज कर रहा होगा, लेकिन कैसे डिक्रीज कर रहा होगा? अच्छा बताओ, बिल्कुल स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू क्या होगी? गेस करो, देखते हैं किसका गेस सही होता है। स्टार्टिंग में करंट, तुम्हारे पास ऑप्शन है, स्टार्टिंग में एट इक्वल 0 करंट की वैल्यू 0 होगी। स्टार्टिंग में एट इक्वल 0 करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, या करंट की वैल्यू कोई इंटरमीडिएट वैल्यू होगी, वो बढ़ के फिर घट रही है, फिर या फिर डिक्रीज होके इंक्रीज होके डिक्रीज हो रही है। क्या होना चाहिए स्टार्टिंग में करंट, कैसा होना चाहिए? गुड 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 गुड। ठीक है, तुम लोगों का गेस सही है। वैसे अब थोड़ा सा मैं इसका एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देता हूँ, और इसको हम लोग बहुत ही जल्द, प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में अगर मौका मिला तो, अगर क्वेश्चंस हम कर पाए उससे पहले सफिशिएंट, इसको मैं, ठीक है, न्यूमेरिक मतलब मैथमेटिकली भी ये सारे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ये कैपेसिटर है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी बैटरी है। ठीक, ये हमारी बैटरी कनेक्टेड है। स्विच को क्लोज करते हैं। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक है ठीक है, हाँ, जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं तो
मैं जानना चाहता हूँ कि इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच इस सर्किट में करंट कितना होगा। अभी मैं चार्ज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चार्ज तो जीरो है ही। तो एट टी इक्वल जीरो करंट क्या होगा, इस सर्किट में करंट कितना होना चाहिए। तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हम केसीएल केवीएल यूज करेंगे। ठीक है, तो होता है क्या है कि अच्छा, अगर मान लो ये रेजिस्टर है हमारे पास और इसके अक्रॉस वी वोल्ट की बैटरी है, तो हम बोलते हैं इस रेजिस्टर के अक्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है। वी वोल्टेज है तो वी अपॉन आर ये करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ठीक, आ जाते हैं यहाँ पर वी वोल्टेज कंप्लीट, ये पूरा का पूरा बैटरी की जो भी ईएमएफ है वो पूरा पूरा वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप होने के लिए जो रेजिस्टर के अक्रॉस करंट होगा वो वी बाई आर की इक्वल होगा। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा रेजिस्टर के अक्रॉस उतना ही ज्यादा करंट होगा। ठीक, ये तो हम लोग को पता है। ठीक है, अब इस कैपेसिटर सर्किट को बहुत ही केयरफुली देखो। हम जैसे ही स्विच को क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के बाद ये जो वोल्टेज है ना, वी वोल्टेज, इस पूरे लूप में यहाँ से यहाँ तक अपीयर होता है। ठीक है, पहले यहाँ पे कैपेसिटर नहीं होता था, यहाँ पे रेजिस्टर होता था। तो हम बोलते थे रेजिस्टर के अक्रॉस वी वोल्टेज आ रहा है तो रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना फ्लो करना चाहिए, वो वी बाई आर फ्लो करना चाहिए। लेकिन जब कैपेसिटर यहाँ पर है भी, ठीक है, ठीक है, तो भी इस सर्किट में एक रेजिस्टर है। भले ही वो रेजिस्टेंस बहुत कम हो, लेकिन इस सर्किट में कंडक्टिंग वायर्स की कुछ ना कुछ अपनी रेजिस्टेंस है। तो इस कंडक्टिंग वायर की जो रेजिस्टेंस है ना, वो लेटेस्ट से उसको मैं थोड़ा प्रॉपरली मैं डायग्राम में इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कैपेसिटर है हमारा और ये हमारा रेजिस्टर है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये कंप्लीट वायर की रेजिस्टेंस में एक जगह पर ड्रॉ कर रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि अगर हम कैपेसिटर सर्किट में बैटरी कनेक्ट करते हैं तो ये जो बैटरी की जो वोल्टेज वी है वो दोनों के अक्रॉस मिल करके वी वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर कैपेसिटर नहीं होता तो सारा का सारा वोल्टेज रेजिस्टर पर अपीयर होता और इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही रेजिस्टर के अक्रॉस करंट भी होती। लेकिन अब सिर्फ रेजिस्टर नहीं है, इस रेजिस्टर के साथ सर्किट में एक कैपेसिटर भी है। तो जैसे ही हम इस कैपेसिटर सर्किट में बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये वी वोल्टेज रेजिस्टर प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अब अगर हम एग्जैक्टली टी इक्वल जीरो की बात करें, ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली टी इक्वल जीरो की बात करें तो एग्जैक्टली टी इक्वल जीरो पे कैपेसिटर पे चार्ज आने वाला है। अभी कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, और अगर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ना, वो क्यू बाई सी के इक्वल होता है। ठीक, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्यू बाई सी के इक्वल होता है। क्योंकि कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है तो कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है। तो जितना भी वोल्टेज तुमने समझाने के लिए मान लो ये 100 वोल्ट है, तो जितने भी वोल्टेज की बैटरी तुमने कनेक्ट की है वो सारा सारा वोल्टेज इनिशियली टी इक्वल जीरो पर, जब कैपेसिटर कोई चार्ज नहीं है तब की बात कर रहा हूँ, वो सारा वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस आएगा। ये 100 वोल्ट कंप्लीटली रेजिस्टर पर जाएगा। तो अगर 100 वोल्ट रेजिस्टर पर जाएगा तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना होगा, वो 100 अपॉन आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में करंट तो ये होगा। ठीक है, और इसी चीज को तुम दूसरा इस तरह से समझ सकते हो कि स्टार्टिंग में सर्किट में मैक्सिमम करंट होना चाहिए था, क्योंकि स्टार्टिंग में जितना भी चार्ज बैटरी से चलना स्टार्ट होगा। आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज सबको क्लियर आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि दूसरा तुम इस तरह से सोच सकते हो कि अभी कैपेसिटर के पास कोई चार्ज आया नहीं है, कैपेसिटर के पास चार्ज को स्टोर करने की अभी बहुत कैपेसिटी है। तो जैसे ही बैटरी से चार्जेस निकल करके कैपेसिटर के पहले प्लेट पर आ करके डिपॉजिट होना स्टार्ट होंगे, इसके पास इनफाइनाइट मतलब बहुत हाई कैपेसिटी है अभी, क्योंकि फुल्ली
बिल्कुल अनचार्ज है कैपेसिटर, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज हमारे पहले प्लेट पे उतना चार्ज यहाँ से आसानी से निकल भी जाएगा। ठीक है, तो तो जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे आएगा उतना चार्ज नेगेटिव प्लेट से इमीडिएटली आसानी से निकल भी जाएगा t = 0 पर। तो ये जो कैपेसिटर है ना, वो तो ऐसा ही बिहेव करेगा जैसा कंडक्टिंग वायर है। अगर यहाँ पे कंडक्टिंग वायर होता या यहाँ पे कैपेसिटर है, तो चार्जेस बिल्कुल वैसे ही फ्लो, जितना चार्ज यहाँ से जा रहा है उतना चार्ज यहाँ से निकल रहा है। तो कैपेसिटर स्टार्टिंग में बिहेव करेगा बिल्कुल फ्री, चार्जेस के फ्लो के लिए फ्री वे प्रोवाइड करेगा। कैपेसिटर ऐसा ही बिहेव करेगा जैसा कि कंडक्टिंग वायर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में चार्ज सबसे आसानी से फ्लो करेंगे और स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, लेकिन एक मोमेंट के बाद, मतलब थोड़ी ही देर के बाद, इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और चार्ज आने के बाद कैपेसिटर पे थोड़ा सा चार्ज आ गया। अब जैसे ही कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा, अब कोई भी नया चार्ज जो आएगा ना, उनको ये जो ऑलरेडी कैपेसिटर पे चार्ज आ गए वो थोड़ा अपोज करेंगे। ठीक है, अपोज करने की वजह से चार्जेस उतना फ्रीली नहीं कैपेसिटर के अक्रॉस ट्रैवल कर पाएंगे जितना कि स्टार्टिंग में थे। तो करंट की वैल्यू जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, करंट की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में सर्किट में मैक्सिमम करंट होगा और वो V/R की इक्वल। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट की वैल्यू टाइम के साथ साथ डिक्रीज ही होती रहेगी। ठीक है, तो ये इंट्यूटिवली तो तुम इस तरह से समझ सकते हो कि जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, कैपेसिटर के पास चार्ज स्टोर करने की बहुत हाई कैपेसिटी है, तो जितना भी चार्ज, ठीक है, बैटरी से निकल करके कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पर आ रहा है, उतना चार्ज बिल्कुल आसानी से दूसरे प्लेट से निकल पा रहा है, क्योंकि कैपेसिटर अभी बहुत चार्ज ला सकता है। लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज आता जाएगा, नए चार्जेस को फ्लो करना डिफिकल्ट होगा। ऑब्वियस है। इसी को मैथमेटिकली हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होता है Q/C के इक्वल। तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर के अक्रॉस 0 वोल्ट है और सारा वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो। लेकिन लेकिन रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होने की वजह से रेजिस्टर के अक्रॉस कुछ करंट होगा, और करंट होने का मतलब है कि कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगी। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आना स्टार्ट होगा। अभी ये फुल चार्ज नहीं हुआ है, लेकिन इस कैपेसिटर पे कुछ ना कुछ चार्ज आना स्टार्ट होगा। तो कैपेसिटर पे जैसे ही चार्ज आना स्टार्ट होगा, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, सॉरी, वो अब 0 से बढ़ना स्टार्ट होगी। कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज अब थोड़ी देर में मान लो 10 वोल्ट हो गया। तो अगर कैपेसिटर के अक्रॉस 10 वोल्ट है, तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो है ना वो 90 वोल्ट आएगा। और रेजिस्टर के अक्रॉस 90 वोल्ट का मतलब है रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है वो अब 90 वोल्ट के अकॉर्डिंग फ्लो करेगा, मतलब अब करंट डिक्रीज होगा। लेकिन करंट डिक्रीज हुआ है, लेकिन करंट है ना, करंट है तो कैपेसिटर और चार्ज होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और इंक्रीज करेगा, तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और डिक्रीज करेगा, रेजिस्टर के अक्रॉस करंट भी डिक्रीज करेगा, करंट अब और कम हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 30, 40, 50 इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। ये 50 हो गया, तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 50 हो गया, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 80 हो गया, तो रेजिस्टर के अक्रॉस 20 हो गया, करंट और कम हो गया। और कुछ टाइम के बाद, मतलब चार्ज होते होते, करंट जब तक है तब तक चार्ज फ्लो फ्लो करता रहेगा, कैपेसिटर चार्ज चार्ज होता रहेगा। कुछ टाइम के बाद चार्ज, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज बढ़ते बढ़ते, कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज बढ़ते बढ़ते, ठीक है, कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर के अक्रॉस सारा वोल्टेज जो बैटरी का है वो कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा। ठीक है, इस टाइम में हम बोलेंगे कैपेसिटर फुल चार्ज हो गई है। और इस टाइम में कैपेसिटर के अक्रॉस टोटल चार्ज CV के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो सारा वोल्टेज जो बैटरी का है वो कैपेसिटर पे चला जाएगा और रेजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज ही नहीं आएगा, तो रेजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट नहीं, यानी इस सर्किट में कोई करंट अब फ्लो नहीं करेगा जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज है ना,
सॉरी चार्ज तो इस तरह से 0 से ऐसे ग्रो करते करते कांस्टेंट हो जाता है जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। तो साइमल्टेनियसली जो चार्ज है ना साइमल्टेनियसली कैपेसिटर के पास जो करंट है वो स्टार्टिंग में मैक्सिमम रहता है। और स्टार्टिंग में मैक्सिमम करंट कितना रहता है वो बता सकते हो? कितना रहता है स्टार्टिंग में मैक्सिमम करंट कितना है? वो V/R के इक्वल होता है, जहां पे R का मतलब है इन कंडक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस। ठीक है, या अलग से मान लो यहाँ पे कोई रेजिस्टर लगा के दे दिया गया है, तो इसकी रेजिस्टेंस प्लस कंडक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस। एनीवे कितना करंट है एग्जैक्टली वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में मैक्सिमम करंट पास करेगा, हाँ, और धीरे धीरे करंट जो है ना इस तरह से कम होते होते 0 हो जाएगा। कंटिन्यूअसली करंट डिक्रीज ही करेगा, और कुछ देर के बाद जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो करंट बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस करंट और चार्ज का वेरिएशन टाइम के साथ कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया है, सर्किट में कोई करंट नहीं पास कर रही है, उस टाइम के की कंडीशन को हम सर्किट के लिए बोलते हैं, ये वाला जो रीजन है ना, इधर वाला, ये वाला जो रीजन है, इसको बोलते हैं अब हमारा सर्किट स्टेडी स्टेट में आ गया है। स्टेडी स्टेट का मतलब किसी भी जनरल सेंस में किसी भी सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज की जो वैल्यू है वो एक स्टेडी वैल्यू अटेन कर चुकी है, अब वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, चार्ज फिक्स हो गया है, करंट फिक्स हो गया है। ठीक है, तो हम बोलते हैं वो सर्किट स्टेडी स्टेट में चला गया है। तो कुछ देर वेट करने के बाद, ठीक है, ये जो कैपेसिटर सर्किट है वो उसके अक्रॉस मतलब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर सर्किट में करंट 0 हो जाएगा। तो इस टाइम में बोलते हैं ये वाला जो स्टेट है, ये वाला कहलाता है स्टेडी स्टेट। तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टेडी स्टेट। और एग्जैक्टली t=0 वाला जो मोमेंट है उसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेट। ठीक है, बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ टाइम, एग्जैक्टली वो मोमेंट t=0 जब हमने स्विच को जस्ट क्लोज किया है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट एक्चुअली वो इनिशियल मोमेंट है जैसे हमने स्विच को क्लोज किया। ठीक है, अब बताओ इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर सर्किट में कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कितना होगा? 0 होगा अगर पहले से चार्ज नहीं है, तो स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद चार्ज की वैल्यू 0 होगी और करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये इनिशियल स्टेट कहलाएगा। अब तुम देख सकते हो स्टेडी स्टेट अटेन करने और इनिशियल स्टेट के बाद और स्टेडी स्टेट अटेन करने से पहले के बीच में एक इंटरवल है छोटा सा, जिस टाइम में हमारे सर्किट में चार्ज और करंट की वैल्यू वैरी कर रही होती है, उस टाइम में चार्ज और करंट की वैल्यू सेटल हो रही होती है। ठीक है, तो उस टाइम में करंट और चार्ज वैरी कर रहा होता है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेट है ना, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, तो अभी तक तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि अभी तक हम लोग जितने भी कैपेसिटर सर्किट एक्चुअली सॉल्व कर रहे थे, हर कैपेसिटर पे चार्ज निकाल रहे थे, सीरीज में पैरेलल में लगाया, बैटरी को भी कनेक्ट किया जैसे मर्जी कनेक्ट किया, और फिर कैपेसिटर सर्किट को सॉल्व करके हमने हर कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू पता की, तो वोल्टेज की वैल्यू पता की। तो जो भी चार्ज की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर रहे थे वो स्टेडी स्टेट चार्ज था। ठीक है, तो तुम स्विच को क्लोज करोगे तो इमीडिएटली इतना चार्ज कैपेसिटर पर नहीं होगा, कुछ देर वेट करोगे, वेट करने के बाद तो वेट करने के बाद जब स्टेडी वैल्यूज अटेन कर चुके होंगे सारे कैपेसिटर, उस टाइम में जो कैपेसिटर पे चार्ज आएगा वो तुमने कैलकुलेट करना सीखा है। तो तुमने किसी भी सर्किट का ना स्टेडी स्टेट, किसी भी कैपेसिटर सर्किट के लिए स्टेडी स्टेट वैल्यू सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, ट्रांजिएंट बैड न्यूज ये है कि तुम्हें कैपेसिटर सर्किट्स के लिए
ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स भी पता करना है। ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब है कि ट्रांजिएंट स्टेट में, मतलब स्टेडी स्टेट अटेन करने से पहले कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज आ रहा है, ये भी तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हमारे कोर्स का पार्ट है। लेकिन अभी के लिए बस तुम्हें इतना समझना ज़रूरी है कि सर्किट में ट्रांजिएंट स्टेट होता है और उसके बाद फिर हमारा सर्किट स्टेडी स्टेट अटेन करता है। स्टेडी स्टेट में हम चार्ज निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह इंडक्टर सर्किट के लिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इंडक्टर सर्किट में जो करंट, यहाँ पे चार्ज का कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे इंडक्टर चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है, इंडक्टर करंट, ठीक है, करंट को अपने करंट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टोर करता है। जैसे कैपेसिटर के पास चार्ज है, चार्ज के करस्पॉन्डिंग कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, उसी तरह जो इंडक्टर होता है वो करंट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टोर करता है। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया कि, या शायद बता चुका हूँ, कि तुम इस तरह से भी आंसर कर सकते थे कि कैपेसिटर के पास चार्ज होने का मतलब है एनर्जी, और एनर्जी एक इंस्टेंट पे नहीं आ सकती है। तो कैपेसिटर पे अगर चार्ज आ रहा है यानी एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी आने में कुछ ना कुछ फाइनाइट टाइम लगेगा। तो इसीलिए कैपेसिटर के पास जो चार्ज आता है ना, उस आने में वो कुछ फाइनाइट टाइम लगता है। ठीक है, उसी तरह से इंडक्टर है, इंडक्टर के पास जो एनर्जी होती है वो इंडक्टर के पास करंट के करस्पॉन्डिंग होती है। तो इसीलिए इंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो इमीडिएटली हम सेटअप नहीं कर पाते, उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है, और वो कितना टाइम लगता है वो हम बाद में देखेंगे कितना टाइम लगता है क्या। लेकिन इंडक्टर के अक्रॉस कुछ करंट ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हम बोलते हैं इंडक्टर स्टेडी स्टेट अटेन कर चुका है। इससे पहले वाला जो पार्ट है ये ट्रांजिएंट स्टेट कहलाता है। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट में इंडक्टर के अक्रॉस करंट बिल्ड अप हो रहा होता है, और कुछ टाइम के बाद इंडक्टर के अक्रॉस कुछ फिक्स्ड करंट सेटअप हो जाता है, और यही करंट इंडक्टर के अक्रॉस कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है। ठीक है, ओके ओके। तो अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हमें कोई इंडक्टर सर्किट, कैपेसिटर सर्किट, या फिर मिक्स्ड सर्किट जिसमें कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, रेजिस्टर भी है, इस तरह का सर्किट दिया जाए, और इन मिक्स सर्किट में हमें इनिशियल स्टेट रिस्पांस पूछा जाए और फाइनल स्टेट रिस्पांस पूछा जाए, सॉरी, इनिशियल स्टेट रिस्पांस पूछा जाए और स्टेडी स्टेट रिस्पांस पूछा जाए। तो इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट कैसे सॉल्व करें? इनिशियल स्टेट का मतलब है कि t इक्वल 0 पर सर्किट को सॉल्व करो, t इक्वल 0 पर उस सर्किट के हर ब्रांच में करंट और वोल्टेज पता करो। और स्टेडी स्टेट का मतलब है कि जब सर्किट स्टेडी स्टेट अटेन कर चुका है उस टाइम में सर्किट के हर हर ब्रांच में करंट और वोल्टेज पता करो। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट और स्टेडी स्टेट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है। हालांकि हम स्टेडी स्टेट सॉल्व करना सीख चुके हैं, लेकिन स्टेडी स्टेट में आया है या नहीं वो हमें नहीं पता है। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि, ठीक है, ये जो कैपेसिटर सर्किट है उसी को एक बार अलग से पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अभी 5 मिनट में और लूँगा, और इस जितना डिस्कशन था उसको हम कंक्लूड कर लेंगे इतनी देर में। तो ये हमारे पास वही सेम कैपेसिटर सर्किट फिर से बना दिया है, और यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर सर्किट को, ठीक है। तो इसके एक और जो ग्राफ है ना वो तुम लोगों को पता है, चार्ज और करंट का जो ग्राफ है, चार्ज का ग्राफ कैसा है, धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है, कांस्टेंट हो गया, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, और यहाँ से हमारा जो सर्किट है वो स्टेडी स्टेट एंटर कर चुका है। उसी के करस्पॉन्डिंग जो करंट है पहले मैक्सिमम होता है फिर 0। ठीक है, अब थोड़ा इनिशियल स्टेट की बात करते हैं। इनिशियल स्टेट में इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर पे चार्ज कितना है? t इक्वल्स 0। चार्ज 0 है, और चार्ज 0 होने का मतलब है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 0 है। कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज 0 है
तो वोल्टेज जीरो होने का मतलब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। तो t इक्वल जीरो पर ये जो कैपेसिटर है ये ऐसा ही बिहेव करता है जैसा कि इस कैपेसिटर की जगह एक एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया गया है। मतलब जैसा कि कैपेसिटर ऐसा ही बिहेव करता है जैसे कि कैपेसिटर को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो t इक्वल जीरो पर कैपेसिटर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से t इक्वल जीरो पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से t इक्वल जीरो पर कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता है और कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, t इक्वल्स ये इन्फिनिटी में लिख रहा हूँ। इन्फिनिटी एक्चुअली इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी का मतलब है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम का मतलब है जब हमारा सर्किट स्टेडी स्टेट अटेन कर चुका है। तो जब स्टेडी स्टेट अटेन कर चुका है तब कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज है। कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितना है, करंट कितना है, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितना है स्टेडी स्टेट अटेन करने के बाद। स्टेडी स्टेट अटेन करने के बाद कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितना है, जीरो। जीरो का मतलब है अब इस कैपेसिटर के अक्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो स्टेडी स्टेट में हम बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रांच ओपन हो गया, इस ब्रांच के पास कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो अब हम बोलते हैं ये कैपेसिटर बिहेव कर रहा है ओपन सर्किट की तरह। और ओपन सर्किट होने का मतलब होता है अगर कोई सर्किट ऐसे ओपन है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता है, लेकिन इसमें करंट जीरो होगा। और जब शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट का मतलब इन दोनों पॉइंट्स में, मतलब इनके अक्रॉस करंट कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज जीरो होगा। ठीक है, तो t इक्वल जीरो पर कैपेसिटर के अक्रॉस क्योंकि चार्ज जीरो होता है, वोल्टेज जीरो होता है, तो कैपेसिटर बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। और t इक्वल्स इंफिनिटी पर स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, चलो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू ही करूंगा यहाँ से। ठीक है, कल की क्लास थोड़ी सी हम लंबी रखेंगे, थोड़ा पहले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी